गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम लोग बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं और बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस को हम लोग 4-5 एंगल से डिस्कस करेंगे। पहले हमें यह समझना है कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस का रूट कॉज क्या है। क्या यह अचानक संकट उत्पन्न हो गया या इस संकट की परिस्थितियां पहले से निर्मित हो रही? दूसरा डायमेंशन जिसको हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि इसमें इंटरनल फैक्टर की क्या भूमिका है, एक्सटर्नल फैक्टर की क्या भूमिका है। और एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है यहां पर विदेशी शक्तियों से, चाहे चीन और पाकिस्तान की बात करें, चाहे अमेरिका और पश्चिमी देशों की बात करें। तीसरी चीज, अक्सर इस तख्तापलट की तुलना नेपाल में राजशाही का जो अंत होता उससे लिंकअप किया जाता है। श्रीलंका में जो जुलाई 2022 में संकट उत्पन्न हुआ उससे लिंक किया जाता है। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार यह संकट जो है नेपाल संकट और श्रीलंका संकट से भिन्न है, कैसे इसकी प्रकृति विशिष्ट है और विशेष करके भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में। चौथा जो प्रश्न है वह है माइनॉरिटी का क्वेश्चन। माइनॉरिटी के प्रश्न को किस तरह से देखा जाए। और पांचवा जो प्रश्न उभर रहा कि भारत की क्या भूमिका रही है और भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। इतने एंगल से हम देखने इस इशू को देखेंगे। इस इशू पर चर्चा शुरू करने के पहले मैं कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहता हूं। नंबर 1, इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस में बांग्लादेश की निर्वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी अवामी लीग से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, यह क्लियर मैं कर दूं। और मैं लगभग पिछले 1 दशक से लगातार यह प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि शेख हसीना की जो राजनीतिक कार्यशैली है बतौर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उनकी वह राजनीतिक कार्यशैली जिस तरीके से वे फंडामेंटलिज्म को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑपोजिशन को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मतलब गवर्नमेंट की लीडर की बजाय वो एक ऑटोक्रेट के रूप में फंक्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इस संकट के रूट कॉज को उसी से जाकर के लिंक करके देखना होगा। दूसरी चीज मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो विद्रोही हैं, जो विद्रोही आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उन विद्रोहियों के प्रति भी मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। और मेरा यह मानना है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं शेख हसीना के इस्तीफे के बाद, उसमें कोई भी लाइन लेना भारत के लिए आसान नहीं होने जा रहा और भारत के नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज, अल्पसंख्यकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्रश्न जो है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के प्रश्न का राजनीतिकरण हो रहा है भारत में और उसका इस्तेमाल भारतीय राजनीति और भारतीय समाज के सांप्रदायिकरण के लिए करने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं मैं उसको लेकर चिंतित हूं और मुझे लगता है यह समस्या को गहराने का काम भी करेगा। और चौथी चीज मैं कहना चाहता वह यह कहना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे परिदृश्य में भारत को पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी शो करनी होगी। अगर भारत ने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी को शो नहीं किया तो भारत की परेशानियां आने वाले समय में बढ़ने जा रही हैं। बेसिकली आप समझने की कोशिश करें, 2008 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है लीड करती हैं शेख हसीना। और 2008 में आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह जो है सैन्य तख्तापलट का जो है वह इतिहास रहा है और सेना का राजनीति में हस्तक्षेप जो है वह बना रहा। दूसरी चीज अगर आप देखें तो बांग्लादेश की राजनीति प्रो इंडिया और एंटी इंडिया 2 धाराओं में विभाजित है। शेख मुजीबुर रहमान
और उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने वाली शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति की प्रो इंडिया धारा को रिप्रेजेंट करती है और उनका ओरिएंटेशन लिबरल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर है, अर्थात वे बांग्लादेशी समाज के उदार, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष तबके की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें तो बांग्लादेश की राजनीति में बेगम खालिदा जिया जो है वो वहां के फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज को रिप्रेजेंट करती और बेगम खालिदा जिया के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठबंधन जमायते इस्लामी के साथ रहा है और ये दोनों दल जो है कहीं न कहीं जो है वो प्रो पाकिस्तानी, और इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वे ये प्रोवोक भी करते हैं और उस एंटी इंडिया सेंटिमेंट को कैपिटलाइज भी ये करवाने की कोशिश करते हैं। अब इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो जब 2008 में शेख हसीना को सत्ता में आने का मौका मिलता तो उन्होंने जिस तरह भारत में आप देखेंगे लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे हैं। दरअसल वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, वह अपोजिशन फ्री इंडिया है, विपक्ष मुक्त भारत है और कम से कम विपक्ष की अनुपस्थिति में स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वर्तमान नेतृत्व के कांग्रेस मुक्त भारत की संकल्पना के पीछे अगर आप जाकर के देखें तो शेख हसीना के विपक्ष मुक्त बांग्लादेश की प्रेरणा मौजूद है। और इसलिए 2008 में सत्ता में आने के बाद देखेंगे तो वार क्राइम में इन्वॉल्वमेंट के नाम पर और दूसरा करप्शन एलिगेशन के आधार पर शेख हसीना ने चुन चुन कर जो है चाहे जमायते इस्लामी के नेता हो चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता हो उनको उनका दमन और उत्पीड़न शुरू किया, उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेलने का काम किया। कई में से बाजाबता ट्रिब्यूनल स्थापित करके वार क्राइम के एलिगेशन में फांसी तक की सजा सुनाई गई। मतलब यह कि शेख हसीना ने जो है कहीं ना कहीं उस नीड और रिक्वायरमेंट को ओवरलुक करने का काम किया जिस नीड और रिक्वायरमेंट की आवश्यकता रिकंसिलिएशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए थी। सारी बातों को भूलकर बांग्लादेश को आगे की तरफ देखना चाहिए था और बांग्लादेश को आगे ले जाना चाहिए था शेख हसीना को, लेकिन उन्होंने एज ए डिक्टेटर बिहेव करना शुरू किया और न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटने की कोशिश की बल्कि एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो आप यह भी पाएंगे कि उन्होंने एक कहावत है ना, स्वर्ग और नरक दोनों साधने की कोशिश की। वे बांग्लादेशी समाज के लिबरल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक फोर्सेज को तो रिप्रेजेंट कर ही रही थी। यह तबका उनका ट्रेडिशनल सपोर्टर तो था ही, उन्होंने इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज को भी अपीज करने की कोशिश की और ये सबसे बड़ा इसका प्रमाण है कि उन्होंने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन करते हुए एक ओर बांग्लादेश को सेकुलर स्टेट घोषित किया, दूसरी ओर इस्लाम को बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन घोषित किया और इस घोषणा के जरिए जमायते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बेगम खालिदा जिया के जो समर्थक थे उनको उन्होंने अपीज करने की कोशिश की। अगेन अगर आप जाकर के देखें और पैटर्न कंपेयर करेंगे, पैटर्न जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे चीजों को आप समझ पाने की स्थिति में नहीं हो। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो उन्होंने आरक्षण में कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में करीब करीब 0.3% परिवार जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी से संबद्ध हैं और जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति में अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। और ये बात कब की है? ये बात है करीब करीब 1971 की बात,
और 1971 का मतलब है 53 साल इन बातों के हो चुके। और अगर 2008 के कंटेक्स्ट में बात करें, क्योंकि 2008 के बाद के ये डेवलपमेंट है, तब तक अगर आप जाकर के देखें तो करीब करीब 37 साल बाद उन्होंने जो है स्वतंत्रता सेनानी से के परिवारों के से संबद्ध परिवारों के लोगों के लिए 30% के कोटा को इंट्रोड्यूस किया। और अगर आप वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो तात्कालिक कारण जो इस संकट का है, जिसके कारण चीजें हाथ से निकली, उसी कोटा के मसले को लेकर के, आरक्षण के मसले को लेकर छात्र सड़क पर उतरते हैं, उसके दमन की कोशिश होती है, हिंसा होती है और अल्टीमेटली आंदोलनरत छात्रों को कुचलने का प्रयास किया जाता, वहां से स्थिति बिगड़ती चली जाती। और ऐसे ही समय में अगर आप जाकर के देखेंगे तो बांग्लादेश में खुलासा होता है सिविल सेवा में धांधली का, और ये बातें सामने आती हैं कि पिछले 12 वर्षों से जो है सिविल सेवा में धांधली चल रही है और शेख हसीना और उनकी सरकार के द्वारा अपने समर्थक लोगों को सिविल सेवा में भर्ती की जा रही है। तो पेपर लीक केस वहां पर भी एक चर्चा में आता है। और जिस तरीके से इस छात्र आंदोलन को हैंडल करने की कोशिश शेख हसीना के द्वारा की गई, उसने आंदोलनकारी छात्रों को मैनेज करने के बजाय उनको भड़काने का काम किया। और हद तो तब हो गई, जिस तरह देखेंगे भारत में सड़कों पर कोई भी आंदोलन होते तो सरकार और उनके समर्थकों का पहला यही कहना होता है कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग देशद्रोही। बाजाप्ता आप देखेंगे 24 घंटे पहले उनको राजकरी की संज्ञा दी जाती है, अर्थात देशद्रोही करार दिया जाता आंदोलनरत छात्रों को। और ऐसा माना जाता है कि शेख हसीना के द्वारा आंदोलनरत छात्रों को देशद्रोही घोषित किए जाने के बाद छात्र और भड़क उठते हैं और अब उनका एक ही नारा होता, शेख हसीना इस्तीफा दो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि चीजें बहुत आसान वहां की रही। एक्सटर्नल फैक्टर भी वहां पर रोल प्ले कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर के भी रोल हैं, इस बात को समझें। क्योंकि अचानक से शेख हसीना अलोकप्रिय नहीं हुई, शेख हसीना की अलोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। 2013 के चुनाव को जाकर के देखें, नेशनल असेंबली इलेक्शन, 2018 के नेशनल असेंबली इलेक्शन को जाकर के देखें, 2024 में जो नेशनल असेंबली इलेक्शन संपन्न हुआ 23 में, आप उस नेशनल इलेक्शन को जाकर के देखें, आप अंदाजा लगा लें, वोटिंग परसेंटेज मेयर 40% रहा है, ठीक है। और चाहे प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या जमायते इस्लामी हो, उन्होंने चुनाव का बाइकआउट किया। और ऐसी स्थिति में जाकर के देखेंगे कि वो शेख हसीना जो है चुनाव जीत करके आती है, तो आप देखेंगे उनके अगेंस्ट रिसेंटमेंट लगातार बढ़ रहा है। और इसके कंटेक्स्ट में देखें तो चाहे 2018 की बात करें, 2024 की बात करें, पश्चिमी देशों ने जिस तरीके से बांग्लादेश नेशनल असेंबली इलेक्शन संपन्न हुआ, जिस तरीके से राजनीतिक विरोधियों से निपटने की कोशिश की गई, जिस तरीके से राजनीतिक विरोधियों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोका गया, अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने लगातार उस पर अपनी आपत्ति प्रकट की। और भारत ने, चूंकि शेख हसीना उनकी अवामी लीग को जो है भारत के प्रति सॉफ्ट होने का उन पर आरोप लगाया जाता, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच, भारत और शेख हसीना और अवामी लीग के बीच बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तब भारत ने इन मसलों पर लगातार चुप्पी साधी। और लगातार चुप्पी साधने का परिणाम यह होता कि शेख हसीना के प्रति जो असंतोष है, वह असंतोष जो है समय समय पर भारत के प्रति असंतोष का भी रूप धारण करता। एंड एट द सेम टाइम बांग्लादेश का जो सेकुलर फोर्सेज है, बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ज्यादा स्पेस है शेख हसीना और अवामी लीग के हैं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो कहीं ना कहीं वह माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव है, और इसके कारण जो है बांग्लादेश मतलब शेख हसीना और अवामी लीग दोनों पर माइनॉरिटी अपीजमेंट का आरोप लगता है, जिस तरह भारत के सेकुलर दलों पर माइनॉरिटी अपीजमेंट का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप वहां पर भी लगते हैं। कहीं ना कहीं शेख हसीना और अवामी लीग के प्रति असंतोष, राजनीतिक असंतोष किस प्रकार भारत के प्रति असंतोष में रूपांतरित होता है
और समय समय पर जो डिफरेंट फैक्टर हैं उन्होंने इस असंतोष को फ्यूल अप करने का काम किया है और एक बिंदु पर आकर भारत के प्रति असंतोष जो है माइनॉरिटी हिंदू के प्रति असंतोष के रूप में भी ट्रांसफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ता। और इसलिए आप देखेंगे कि आंदोलनकारी जब सड़कों पर उतरते हैं तो उनमें आपको मतलब एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ेगा, भारत के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी और माइनॉरिटी हिंदू के प्रति भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आती। कभी भी इसका यह मतलब नहीं निकालेंगे कि मैं जस्टिफाई कर रहा, मैं जस्ट उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर आप बांग्लादेश की समस्या को बेहतर तरीके से समझ सकते। अगेन अगर आप देखें पिछले 10 वर्षों के दौरान अगर आप देखें तो पिछले 10-12 वर्षों के दौरान आप क्या पाएंगे कि बांग्लादेश ने साउथ एशिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रंट पर, एक्सपोर्ट के फ्रंट पर बेहतर परफॉर्म किया है, यह एक फैक्ट है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो पिछले 10-12 वर्षों के दौरान चीन से बांग्लादेश की निकटता बढ़ी है और बांग्लादेश में चीन के लिए लगातार स्पेस क्रिएट हुआ है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बांग्लादेश जो है साउथ एशिया में पहला ऐसा कंट्री रहा है जिसने चाइना के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट OBOR प्रोजेक्ट को जो है अप्रूवल दिया और इसमें उसने शामिल होने की घोषणा की। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की जो आशंका थी, चाहे अमेरिका के कंटेक्स्ट में बात करें, ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में बात करें, अदर पश्चिमी देशों के कंटेक्स्ट में बात करें, तो उन्हें इस बात की आशंका थी कि शेख हसीना जो है वो कहीं ना कहीं चीन के करीब जा रही है और बांग्लादेश में चीन के लिए स्पेस क्रिएट हो रहा है। पश्चिमी देश इसको लेकर के चिंतित थे। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आपको अच्छी तरह से पता है आगे की चीजें नहीं, तो अक्सर पश्चिमी देश अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए, अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो वे इसके लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सहारा लेंगे, वो डेमोक्रेसी का सहारा लेते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक एथिक्स का सहारा लेते हैं। और इस पूरे के पूरे बांग्लादेशी राजनीतिक संकट के मूल में अगर आप जाकर के देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आंदोलन, जो विरोधी आंदोलनकारी हैं, विरोधी आंदोलनकारियों को जो है अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। क्योंकि शेख हसीना की जैसे जैसे अलोकप्रियता बढ़ रही है, पश्चिमी देश इस अलोकप्रियता को पॉलिटिकली कैपिटलाइज करवाने के लिए रणनीति तैयार करने में लगे। और आपको पता होगा कि भले ही बेगम खालिदा जिया और उनकी बहन जेल में हो, लेकिन उनके बेटे जो है वो लंदन में जो है और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने ही पश्चिमी देशों और शेख हसीना के बीच मतलब पश्चिमी देशों और उनके बीच, आंदोलनकारियों के बीच सूत्र निर्मित करने का काम किया है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस तरह की खबरों के मुताबिक जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आती है तो यह प्रक्रिया तेज होती है और उसके बाद जो चीजें हैं वो आपके सामने। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, चीन और पाकिस्तान की भी हाथ की बात आती है, नहीं आती ये बात नहीं। तो दरअसल अगर आप देखें तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बांग्लादेश का। एक और वेस्टर्न कंट्री के इंटरेस्ट को आपने देखा, वेस्टर्न कंट्री के कंसर्न को आपने देखा। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो शेख हसीना की अलोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही, एक पॉलिटिकल शून्य के क्रिएट होने की संभावना बढ़ती चली जा रही है। और उस राजनीतिक शून्य को, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए जो है कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान अपने तरीके से सक्रिय हो रहे हैं। और चीन अगर सक्रिय होगा तो क्या रूट उसका होगा? पाकिस्तान रूट उसके लिए सबसे आसान है क्योंकि उसे बांग्लादेश के साथ भी संबंध बनाए रखना। लेकिन चीन अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि बेगम खालिदा जिया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमायते इस्लामी इसके फंडामेंटलिस्ट ओरिएंटेशन है। और उस फंडामेंटलिस्ट ओरिएंटेशन के कारण अगर आप देखें पाकिस्तान के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी है, पाकिस्तान उनको प्रभावित करने की स्थिति में है। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन
बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के संभव ही नहीं हो सकता। इंडिया के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें अन्ना के मूवमेंट, इतना बड़ा आंदोलन बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के संभव नहीं था। या किसानों के आंदोलन को देखें, निश्चित तौर पर किसानों का जो आंदोलन था कांग्रेस और आपका सपोर्ट था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अन्ना के आंदोलन को भाजपा और राष्ट्रीय सेवक संघ का सपोर्ट था, ठीक उसी प्रकार देखें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो विरोधियों का तबका है, उसने छात्रों के इस असंतोष को फ्यूलअप करने का भी काम किया और उसने इसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज करवाने की भी कोशिश की। अब जो शून्य क्रिएट हुआ है, उस शून्य को अमेरिका और पश्चिमी देश अपने तरीके से भरने की कोशिश करेंगे। बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के माध्यम से और करंट लीडरशिप के माध्यम से, दूसरी ओर जो है ट्रेडिशनल अटैचमेंट को आधार बना करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते चीन भी जो है वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमायते इस्लामी और उसके लीडरशिप के जरिए बांग्लादेश को भरोसे में लेने की कोशिश करेगा और आगे का रास्ता बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होने जा रहा। तो जब तक इस कॉम्प्लेक्स सिनारियो को हम नहीं समझेंगे तब तक बांग्लादेश के संकट के को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। एक और फैक्टर देखें, अक्सर श्रीलंका के तख्तापलट और नेपाल के तख्तापलट से इसकी तुलना की जाती है। नेपाल में मोनार्की के अगेंस्ट जो आंदोलन हुआ, 2006 में समझौता होता है और 2008 में लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न चुनाव के बाद 28 मई 2008 को जो है नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार अस्तित्व में आती है। लेकिन वहां पर भारत की पोजीशनिंग को अगर आप देखें तो वहां पर भारत राजशाही के साथ खड़ा नहीं था, वहां पर भारत डेमोक्रेटिक फोर्सेज के साथ खड़ा था और इसलिए राजशाही के अंत की पृष्ठभूमि में नेपाल के आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य में जो परिवर्तन आए, कहीं ना कहीं उन परिवर्तनों ने भारत को लाभ की स्थिति में पहुंचाने का काम किया। श्रीलंका के कंटेक्स्ट में भी अगर आप जाकर के देखें तो श्रीलंका के कंटेक्स्ट में भी सेम चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। यद्यपि नेपाल की भी राजनीति और श्रीलंका की भी राजनीति को आप देखें तो वहां भी प्रो इंडिया और एंटी इंडिया पॉलिटिकल फोर्सेज मौजूद है। कॉम्प्लेक्स इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो श्रीलंका का भी है, कॉम्प्लेक्स इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो बांग्लादेश नेपाल का भी है और कॉम्प्लेक्स इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो बांग्लादेश का भी है। श्रीलंका में भी अगर आप जाकर के देखेंगे, जिस गोटाबाया राजपक्षे के अगेंस्ट कूप होता है, राजपक्षे को चीन का करीबी माना जाता है और राजपक्षे श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार जो है वह कहीं ना कहीं वो अल्ट्रा नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हुए आते हैं और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो वे एंटी इंडिया फोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राजपक्षे परिवार को चीन का संरक्षण, चीन का सहयोग और चीन का समर्थन प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में जो कूप होता, कूप के बाद जो पार्टी सत्ता में आती, जो नेतृत्व सत्ता में आती है, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत का समर्थन उसके लिए अपेक्षित होता और इसलिए जो न्यू कूप की पृष्ठभूमि में श्रीलंका में जो न्यू पॉलिटिकल सिनारियो इमर्ज करता है, उस न्यू पॉलिटिकल सिनारियो ने भारत को डिप्लोमेटिक एडवांटेज की स्थिति में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन दोनों से भिन्न अगर आप जाकर के देखें, बांग्लादेश का आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य जो है, शेख हसीना अवामी लीग के साथ जो प्रॉक्सिमिटी है और इसकी पृष्ठभूमि में जो रिवेल्स हैं, जो विरोधी दल है और विरोधी दलों के जो नेता हैं, उनका जो फंडामेंटलिस्ट ओरिएंटेशन है, उनका जो प्रो पाकिस्तान ओरिएंटेशन है, वह आने वाले समय में भारत की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो इस नजदीकी की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जब 45 मिनट का समय दिया गया प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए, तो बांग्लादेश छोड़ करके वो सीधे भारत पहुंचती है। ठीक है, और बांग्लादेश छोड़ करके केवल भारत नहीं पहुंचती, आप जाकर के सुने पार्लियामेंट में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को सुने तो जयशंकर के बयान से शेख हसीना और अवामी लीग के प्रति
भारत की सहानुभूति रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई पड़ती है, वे अभी भी शेख हसीना को रेफर कर रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में, जबकि वो इस्तीफा दे चुके। उन्होंने छात्र आंदोलन को क्रश करने के लिए जो प्रशासन के नेतृत्व में हिंसा हुई, उसकी एक बार भी उसकी कहीं पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं सुनाई पड़ती। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जब अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है, ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया है, तो भारत कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक बात मेरी ध्यान रखेंगे, ना तो बांग्लादेश की किसी की भी सरकार बने, ना तो उसके लिए भारत को इग्नोर करना आसान है, और ना ही भारत के लिए बांग्लादेश की किसी भी सरकार को, किसी भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को इग्नोर करना आसान है। उसकी एक बड़ी कीमत होगी और उस कीमत को चुकाने की स्थिति में भारत में। नेक्स्ट अगर हम यहां से जाकर के देखें, एक प्रश्न उठता अल्पसंख्यकों का प्रश्न, और जब बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के प्रश्न की बात कर रहे हैं तो सेंटर में वहां पर हिंदू। ये प्रश्न उठ क्यों रहे और ये प्रश्न उठा कौन रहा है भारत में? मतलब आप देखेंगे भारत के जो लिबरल सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, उन पर लगातार अटैक करने की कोशिश की जा रही है। मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा। निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों की जान माल की सुरक्षा का प्रश्न अहम है। अल्पसंख्यकों पर कोई भी हमला, चाहे उसकी कोई भी इंटेंसिटी हो, उस हमले को तुरंत रोका जाना चाहिए और उसके लिए जिम्मेदार तत्वों को पहचान करके उनको दंडित किया जाना चाहिए। मुझे इसमें संदेह नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता कि क्या, पहला प्रश्न मेरा है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को, आगजनी को उठाया जा रहा है, भारत में पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, क्या उसकी वही इंटेंसिटी है? यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो उभर कर आता, क्या आंदोलनरत छात्र या अभी मोहम्मद यूनिस, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने जो है केयरटेकर गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस, तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोहम्मद यूनिस ने इमीडिएटली जो बयान जारी किए अल्पसंख्यकों के मसले पर, और जितने सख्ती से उन्होंने कहा कि ये इमीडिएट रुकना चाहिए और अगर आप नहीं रुकते हैं तो मेरी आपको कोई जरूरत नहीं। उन्होंने जो कमिटमेंट शो किया माइनॉरिटीज पर होने वाले अटैक को इमीडिएट रोकने के लिए, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। तीसरी चीज बात जो उभर करके आती कि उन्हीं आंदोलनकारियों का तबका जगह जगह पर हिंदू मंदिरों और हिंदू घरों की रक्षा के लिए भी तो खड़ा दिखाई पड़ता है। हम इस बात को समझने की कोशिश करें, ऐसे कोई भी जन आंदोलन होते तो एक अराजक स्थिति उत्पन्न होती है, और वह अराजकता स्वाभाविक रूप से हिंसा की ओर ले जाती। कहीं पर इसको जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो नेचर है, जो पैटर्न है, वो समझने की कोशिश करें। यह समझने की कोशिश करें कि आंदोलनकारियों के निशाने पर केवल अल्पसंख्यक नहीं है, आंदोलनकारियों के निशाने पर हर वह व्यक्ति है जो शेख हसीना और उनकी अवामी लीग का ट्रेडिशनल सपोर्टर माना जाता है। प्रत्यक्षता परोक्षता जो उसके प्रति सहानुभूति रखता है, उसके प्रति सहयोगी रवैया रखता है, और जो उसके पक्ष में खड़ा रहा, वो सब उसके निशाने पर। और अगेन अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो मैंने ऑलरेडी पहले इस चीज की चर्चा की कि शेख हसीना भारत की प्रॉक्सिमिटी, भारत को लेकर जो बांग्लादेशी समाज का फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज है, उसकी भारत को लेकर के जो सोच है, भारत में जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स का कम्युनलाइजेशन हो रहा है, उस कम्युनलाइजेशन ने उसके बांग्लादेशी समाज के फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज के रेडिकलाइजेशन और एंटी
माइनॉरिटी सेंटिमेंट को जिस तरीके से उत्प्रेरित करने का काम किया, ये सारे फैक्टर वहां पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमें इस बात को, और एक और चीज हमें ध्यान रखना होगा, जिस तरह भारत के धर्मनिरपेक्ष दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते, कुछ ऐसे ही आरोप अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप जो है शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पर भी लगता है। जिस तरीके से इस तुष्टीकरण के प्रति बहुसंख्यक समुदाय में जो है एक असंतोष देखने को मिलता, उस असंतोष को पॉलिटिकली कैपिटलाइज करवाने की कोशिश भाजपा और संघ के नेतृत्व के द्वारा की गई। ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश में भी विरोधी दलों ने इस तुष्टीकरण को पॉलिटिकली कैपिटलाइज करवाने की कोशिश की, इससे उपजे असंतोष को तूल देने का प्रयास किया और उसके बैकग्राउंड में अपने पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया। हमें इस बात को समझना होगा कि अगर बांग्लादेश, निश्चित तौर पर हम बांग्लादेश पर दबाव बनावे क्योंकि हम आंतरिक मामला कह करके निरपेक्ष नहीं रह सकते। आप इस बात को समझिए, ठीक है, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है, सेंसिटिव बॉर्डर है, और कल वह भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था। और आज भी अगर आप जाकर के देखें तो कल्चरली जिस तरह श्रीलंकाई भारतीय तमिल श्रीलंकाई तमिल से प्रॉक्सिमिटी महसूस करते, ठीक उसी प्रकार भारतीय बंगाली जो है, वे चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों के प्रति सिंपैथेटिक है। ठीक उसी प्रकार बांग्लादेशी जो हैं वो भारतीय बंगालियों के प्रति भी सिंपैथेटिक है। इस अटैचमेंट, इस प्रॉक्सिमिटी को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। और इस पृष्ठभूमि में हमें इस बात को समझना होगा कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को अगर सिलेक्टिव मैनर में देखा गया, उसको सिलेक्टिव मैनर में तूल देने की कोशिश की गई, उसको समग्रता में देखने और समझने की बजाय इसी तरीके से उसका इस्तेमाल भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के सांप्रदायिकरण के लिए किया गया, तो यह न केवल भारत के आंतरिक राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य को जटिल बनाएगा, बल्कि यह डिप्लोमेटिक सिनारियो को भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इसीलिए हम सब की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती, भारत के एक नागरिक के रूप में हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि इंडिया के डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों से संबद्ध मसले को तूल देने से परहेज करें, चीपली उसके पॉलिटिसाइजेशन से परहेज करें, अन्यथा इसकी बड़ी कीमत होगी। अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, यहां पर जो एक और प्रश्न उभर करके आता, प्रश्न यह उभर करके आता कि वर्तमान परिदृश्य में भारत की भूमिका क्या हो, भारत का रुख क्या हो, चाहे सरकारी किसी की होती, चाहे अभी बीजेपी की सरकार है, एनडीए आप कह ले, रियल सेंस में पहली बार एनडीए की सरकार है पिछले 3 टर्म के दौरान, या अभी कांग्रेस की भी सरकार होती तो उसके सामने भी ये मुश्किलें होती। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, संबंधों में निकटता जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी न्यूनतम दूरी की भी होती है। और मई 2014 से अब तक देखें, उसके पहले तक अगर आप जाकर के देखें तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, उसमें हमने डिस्टेंस और क्लोजनेस के बीच एक बैलेंस को मेंटेन किया। लेकिन 2014 के बाद हमने उस बैलेंस को ओवरलुक किया, और समय समय पर देखें उस बैलेंस को ओवरलुक करने के कारण हमारी परेशानियां बढ़ती दिखाई पड़ती। अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में आप देख चुके हैं किस तरीके से उस संतुलन को ओवरलुक करके हमने अपनी पूरी की पूरी डिप्लोमेसी को अमेरिका के पक्ष में दांव पर लगाया, और जब ऐन मौके पर अमेरिका ने क्या किया, भारत के स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को झटकते हुए आर्बिट्रेरली अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेंटर में रख करके निर्णय लिया, जिसके कारण भारत की मुश्किलें बढ़ी, और वो मुश्किलें आज भी बनी हुई। सेम सिनारियो आप देखेंगे बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में भी आपको देखने को मिलता। एक और शरणागत वत्सलता का आदर्श है,
एक और शेख हसीना और उनकी अवामी लीग, इनके साथ बांग्लादेश के इमरजेंसी के समय से ही जो संबंध है, शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो संबंध था, बांग्लादेश के मुक्ति में भारत की जो भूमिका थी, और उसके बाद उस लिगेसी को, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लिगेसी को जिस तरह से शेख हसीना और अवामी लीग ने कंटिन्यू किया, इसको ओवरलुक करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। आज अगर वो संकट में है तो कहीं ना कहीं भारत की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो पे करे, उसको ओवरलुक नहीं कर सकता। बट एट द सेम टाइम हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि ऐसा हम अपने नेशनल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की कीमत पर ना करें, ऐसा हम डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट की कीमत पर ना करें। और इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि बांग्लादेश की नवगठित सरकार के साथ हम सहयोगात्मक रवैये को अपनावें, एनिमिटी से हम परहेज करें, नए सिरे से काम करते हुए उनके साथ अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप करें। शेख हसीना और अवामी लीग के समर्थकों के प्रति जो एक एनिमिटी का भाव है, उस एनिमिटी के भाव को कम करने में भी हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती, वेस्ट को मर्यादित करने में भी हमारी भूमिका हो सकती है, और एट द सेम टाइम बांग्लादेश को न्यू लीडरशिप के अंतर्गत पाकिस्तान और चीन के करीब जाने से रोकने में भी हमारी भूमिका अहम हो सकती है। लेकिन इसके लिए जो है हमें मामले की गंभीरता को समझना होगा। तो एक मोटा मोटी देखें तो हमने एक आउटलाइन आपको देने की कोशिश की बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस पर, इससे जुड़े हुए जो संवेदनशील मसले हैं उन पर। फिर आगे जो अपडेट होगा उस अपडेट में नए एनालिसिस के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।